we are preparing for any type of interaction and discussion, whether it is interview, whether it is the exam paper, and in future these are the typical frequently asked questions which is asked in multiple choice questions also, and these are the questions which are discussed also. So हमने एक तो रोल्स ऑफ CEA पूरा डिस्कस कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी बनाते वक्त गवर्नमेंट बहुत लोगों की सलाह लेती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हो। वी ऑल्सो हैव डिस्कस्ड कि इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट में क्या डिफरेंस है, CERC और SERC वो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का क्या रोल होता है, और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के फंक्शंस हमने 15 डिस्कस करे, जिससे कि यू विल बी कॉम्पिटेंट टू डिस्कस और आंसर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। लाइसेंस कौन दे सकता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इंट्रास्ट वो भी सेम कॉन्सेप्ट है, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट का। एक्ट के ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज्यादा रिमेनिंग रहता नहीं है। सो उसके बाद कैप्टिव पावर प्लांट का हमने डिस्कस कर लिया, क्या क्या टेस्ट होते हैं, तो वो टेस्ट की वजह से आप समझेंगे भी क्या कैप्टिव पावर प्लांट होता है और आप लिख भी पाएंगे उसको। और आप तीनों के लिए प्रिपेयर्ड है, मैं बताऊं, आप MCQ के लिए भी प्रिपेयर्ड है, अगर लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन है तब भी प्रिपेयर्ड है, कोई आपसे डिस्कस करता है तब भी आप प्रिपेयर्ड। सो लॉन्ग फॉर्म तो मुझे पता नहीं, मतलब पैराग्राफ में जब लिखना पड़ता है। लॉन्ग फॉर्म आएगा तो नहीं ना, मुझे नहीं आएगा, तो नहीं है नहीं MCQs बेटर रहता है। ठीक, लेट अस सी। देन लोड डिस्पैच सेंटर में रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर जो हमने डिस्कस कर दिया। अब पहले ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन अपॉइंट करता है वो भी क्लियर हो गया, और SERC कौन अपॉइंट करता है, अच्छा सेंटर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कौन अपॉइंट करते हैं, स्टेट। सिंपल। अब हमने ये भी देख लिया कि फंडिंग एजेंसीज, हमने पूरे इंस्टीट्यूशंस डिस्कस कर लिए। जो इकोसिस्टम है पावर सेक्टर का, पावर सेक्टर कल समझ लिया था हमने, आज हमने उसका इकोसिस्टम अच्छे से समझ लिया है। तो अगर इकोसिस्टम से कोई क्वेश्चन आएगा तो जैसे इरिडा क्या है, तो यू विल नो कि फंडिंग एजेंसी है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को फंड करती, जैसे बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट या डिस्कॉम्स, उनको पावर फाइनेंस PFC फंड करती थी। उसके बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जब ज्यादा करना था उसकी फंडिंग के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जो नाम से ही पता चल रहा है। थर्ड स्टेज में PTC फाइनेंशियल, PTC पावर ट्रेडिंग कंपनी, PTC के पास फंड एक्सेस है तो उन्होंने PFS बनाया, PTC फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो सबको फंडिंग करता है, उसमें कोई ऐसे डिमार्केशन नहीं है। लेकिन इरिडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी को फंड करती है। सो सोलर विंड का जो डेवलपमेंट हुआ है, इरिडा हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट इज जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है वो सेकी करती है, तो यू आर आल्सो कॉम्पिटेंट टू आंसर की कौन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है। उसके बाद वी आल्सो डिस्कस थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जनरली, क्योंकि ये घर घर का मामला है थेफ्ट में, और मतलब लोकल क्वेश्चंस बहुत होते हैं और सेक्शन बार बार लगाया जाता है, तो इसलिए वो सेक्शन 135 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन, तो यू आर क्लियर। उसके बाद लोड डिस्पैच सेंटर तो हमने डिस्कस कर लिया। लोड डिस्पैच सेंटर के एक्चुअली क्या है, एवरीबॉडी इज कनेक्टेड टू द लोड डिस्पैच सेंटर। तो एक नेशनल रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर का डिस्कशन हो जाता है, एक स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का डिस्कशन हो जाता है, क्या फंक्शन, और बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ये होती है फंक्शंस क्या क्या है, करना क्या है। तो जो डिस्पैच, शेड्यूलिंग एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अगर रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर में ये लिखा होगा कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर में होगा कोऑर्डिनेशन अमंग रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, तो हायरार्की है। देन ईयर का हमने डिस्कस कर लिया, सारे ईयर्स आप देख लेना कि एक तो MSME का ईयर बताओ क्या है, 2006 आर्बिट्रेशन एक्ट का ईयर क्या है, वेरी नाइस। उसके बाद हमारा एक और एक्ट है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का क्या ईयर, 2005। परफेक्ट, कोई इशू नहीं है, एकदम ग्रेट। देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी, बात स्टार्ट ही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट।
पर जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी के चीज में ये भी ये ध्यान रखना है कि कॉन्करेंट लिस्ट इंपॉर्टेंट है और एंट्री नंबर भी इंपॉर्टेंट है। सो कौन सी एंट्री में आता है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि लिस्ट 3 है कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट 1 इज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 इज स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 इज कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 3 का जो एंट्री है वो एंट्री है 34। क्या है एंट्री? इलेक्ट्रिसिटी 38 होना चाहिए। ओके, तो ये सर्च करके आप बताओ सबको क्या है। 38 है। शेड्यूल है आपने दिया है उसी में मैं पढ़ा। हाँ 38 है। मेनली जनरली होता है, जनरली लिस्ट की एंट्री नहीं पूछते, ये पूछते हैं कि स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। बट आप अपने लेवल पे वो एंट्री देख लो क्योंकि वो एंट्री 38 एंट्री 38, तो एंट्री 38 आप लोग लिख लो, एंट्री 38 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ये होता है, ये है कि सिलेक्शन कमेटी अगर एक्टिव की कौन सी है? ठीक है, क्या सर क्या सिलेक्शन कमेटी अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कौन सी है? सिलेक्ट कौन करता है अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन मेंबर रहता है ये आप देख लेना समझा। अपॉइंटमेंट जो होता है उसमें नीति आयोग का चेयरपर्सन भी इन्वॉल्व है कि कोई और भी इन्वॉल्व है? ये अपॉइंटमेंट की कमिटी ठीक है। देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने बड़ा बेसिक आप लोगों को डिस्कशन करा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और उसका स्ट्रक्चर क्या है। उस स्ट्रक्चर के अलावा ये फंडामेंटल राइट में 2 राइट्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी। सो इनके आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। बाकी सारे राइट्स का आप ओवरव्यू अगर आपको पता है कि रिट अगर 26 में फाइल करी जाती है और 32 में से आर्टिकल 32 में फाइल करी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32 में, और आर्टिकल 226 में हाँ 227 हाई कोर्ट। तो आपका काम हो जाता है। आर्टिकल इससे ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं करता है क्योंकि वो डिटेल्स की बात हो जाती है। बाकी और ये भी हमने 21 और 22 दोनों डिस्कस करा। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है ये हमने डिस्कस किया। तो किसी भी एंगल से कोई डिस्कस करे, सो लॉ और पॉलिसी, तो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉ बट वन पार्ट 4 इज पॉलिसी। सो लॉ में हमने देख लिया 5 चीजें, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड सप्लाई। पॉलिसी में भी 5 चीजें। नंबर 1, किसी भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में अगर वर्ड पॉलिसी लिखा है तो वो पॉलिसी है। नंबर 2, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में अगर गाइडलाइंस वर्ड लिखा है तो वो भी पॉलिसी है। किसी भी गवर्नमेंट, अच्छा कल बता दिया था ना, बता दिया था स्कीम बता दिया। परफेक्ट। तो लेट्स कंक्लूड। तो लॉ और पॉलिसी में तो जो चैप्टर हमारा पार्ट 4 है वो पॉलिसी है, बाकी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से देता है और हाई कोर्ट 226 से देता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? फंडामेंटल राइट्स से कम नहीं जा सकता। 368 33 Basic So structure of the basic should not be changed. cannot be amended by And any. as per the judgment in the Keshwaran Bharti case. हाँ, And the सो 3-4 केसेस इंपॉर्टेंट है। एक तो केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ आईसी गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। थर्ड केस आईसी गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस। अब पंजाब में एक किसान के 4 बेटे थे, 4 sons he had, and there was a property dispute. जमींदारी अबॉलिशन एक्ट आ गया था और जमींदारी अबॉलिशन एक्ट को चैलेंज करा किसान ने, उसका नाम था गोलकनाथ। ठीक है, इन पंजाब हाई कोर्ट ने कहा यस, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट।
and that matter went to Supreme Court. ये अगर राइट टू प्रॉपर्टी की मोटा मोटा ये है कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी कोई बात कर रहा है तो बोलना गोलकनाथ केस, और जैसे ही कोई बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है तो केशवानंद भारती केस। ये मैक्सिमम केस इन दोनों केसेस के अलावा अनलेस एंड अनटिल यूपीएससी का एग्जाम हो या लीगल का ही आप यूपीएससी में दे रहे हैं वो सब्जेक्ट लेके, तब तक इससे ज्यादा डिटेल्स डिस्कस नहीं होते हैं एक्चुअली। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में केशवानंद भारती केस और राइट टू प्रॉपर्टी में गोलकनाथ केस, ये दो अगर केसेस आपने थोड़ा सा देख लिए और रात में ऐसे ही गूगलिंग कर ली कि भाई क्या है गोलकनाथ, क्या है आइस, और ज्यादा आपको जैसे इंटरेस्ट आ जाए आपको तो फिर मिनर्वा मिल्स और इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, बिकॉज पॉलिटिकल से थोड़ा रिलेटेड है कैसे सर एक दिन बचा सर नहीं आएगा। तो वो हो जाएगा। उसके बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक चीज इंपॉर्टेंट है, पावर सेक्टर में ऐसा नहीं है कि सब चीज जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पावर सेक्टर में बहुत सारी चीजें सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सक्लूसिव और बहुत सारी चीजें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम थोड़ा समझ लेते हैं, उससे हमारे डाउट और क्लियर हो जाएंगे। तो कोई एग्जांपल दे सकता है क्या है? और डिस्ट्रीब्यूशन सर लाइसेंस इशू करना सेंटर की नहीं है, स्टेट की है, जैसे स्टेट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइसेंस, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा वो सीआरसी भी कर सकता है उधर, सेंट्रल लॉ बना सकती है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंड करके बोल सकती है कि सब लोग सबके पास पावर है डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस देने का। Electricity is a joint responsibility. Joint responsibility means central government and state government both can make law. When both make law, उसमें consistency हो, इसलिए वो principles हैं हमारे harmonious construction और doctrine of severability and doctrine of eclipse के। Otherwise, electricity is a joint responsibility of everyone. मैं ही पूछ रहा हूँ कौन सी चीज है जो power sector से related है और आपसे related है, जो एक्सक्लूसिव डोमेन है स्टेट का या एक्सक्लूसिव डोमेन है सेंट्रल का? कुछ चीजें होंगी, वो क्या चीजें हैं? कॉमन नहीं तो बता दिया सबने, अलग कॉमन अलग नहीं पूछ रहा हूँ। स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी? Constitution में लैंड इशू सर स्टेट गवर्नमेंट के उस डोमेन में आता है। लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट सब्जेक्ट है तो लैंड जो भी प्रोजेक्ट बनना है उसके लिए लैंड देना स्टेट का काम है। Yes. ठीक है, अब इसमें आप धीरे धीरे अपन डिस्कस करते हैं कि कौन सी एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और कौन सी स्टेट की है। तो सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी इज अ एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। So state governments can make no law with respect to atomic energy. So 2006 में बहुत very large company approached me for opinion, asking me कि हम atomic energy का nuclear power plant लगाना चाहते हैं, आप opinion दीजिए कि हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो मैंने opinion दिया, हाँ आप लगा सकते हो, allowed a nuclear power plant. Section 14 of Atomic Energy Act में you have to file an application before the central government for granting license for nuclear power plant. And if central government gives you the license, you can set up a nuclear power plant. उस Atomic Energy Act का recently amendment हुआ है 2015 में. So 2015 में amendment करके इन्होंने ये कर दिया है कि only and only central government company, central government CPSU can set up a atomic energy plant. So आज की तारीख में अगर कोई opinion मांगेगा नहीं हो सकता और वो एक्ट नहीं, पर इसमें एक और चैलेंज है क्योंकि उस अमेंडमेंट एक्ट को आज तक एनफोर्स नहीं करा गया। सो एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट एक्ट 2015 का जिसने ये प्रोविजन डाला, सेक्शन 14A इंक्लूड कर दिया एटॉमिक एनर्जी एक्ट में, और ये प्रोविजन केविएट डाल दिया कि भाई ओनली अ सेंट्रल पीएसयू, सेंट्रल पीएसयू की डेफिनेशन में मतलब 51% शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए, कैन सेट अप अ एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके बाद अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई ओपिनियन मांगेगा तो मैं ये बोलूंगा कि अगर ये एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट एक्ट अगर एनफोर्स हो गया, देन ओनली सेंट्रल पीएसयूज कैन सेट अप अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अ प्राइवेट एंटिटी कैन बी ए जूनियर पार्टनर विद 49% शेयर होल्डिंग। लेकिन आज तक ये एनफोर्स नहीं हुआ है, 2015 से आज तक 7 साल हो गए।
ठीक है। और अगर ये एनफोर्स आज की तारीख में अगर किसी को न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है तो सिंपल पुराना रूल है कि आप लाइसेंस लो सेंट्रल गवर्नमेंट से एंड सेट अप अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो ये एक एक्सक्लूसिव डोमेन है। सो इस एक्सक्लूसिव डोमेन की वजह से एसजेवीएन, एनएचपीसी, एनटीपीसी जो 12-13 कंपनीज हैं जो शायद पावर सेक्टर में, वो फ्री हैं। जब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विंड और हाइड्रो में जा सकती है तो बाकी पीएसयूज न्यूक्लियर में भी जा सकती है, ठीक है। अब इसके अलावा सेकेंड जो यूनियन लिस्ट में है वो है रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज। सो अगर इंटरस्टेट रिवर प्रोजेक्ट है कोई, इन दैट केस हाइड्रो प्रोजेक्ट है। जनरली क्या एक डिमार्केशन किया गया है 25 मेगावाट का डिमार्केशन। 25 मेगावाट से नीचे वाले जो प्लांट है उनको स्मॉल हाइड्रो बोलते हैं और बाकी प्लांट अज्यूम कर लिया जाता है कि वो इंटरस्टेट है, क्योंकि मैक्सिमम रिवर्स इंटरस्टेट है। इतना अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो वो इंटरस्टेट ही होगा। सो 25 प्लस में देन कॉन्करेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। तो एक इंटरस्टेट वाटर ये भी है एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एंट्री 53 स्टेट लिस्ट की। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर दी मैंने दोनों, अब स्टेट में आ जाते हैं। और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एंट्री 53 ऑफ द स्टेट लिस्ट। एंट्री 53 स्टेट लिस्ट की है टैक्सेस ऑन कंजम्पशन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टैक्सेस ऑन सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस ऑन कंजम्पशन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सो नोएडा में डीएमआरसी ने जब अपनी लाइंस को एक्सटेंड करा, दिल्ली मेट्रो पहले दिल्ली में ही थी, दिल्ली से इट एक्सटेंडेड टू हरियाणा एंड नोएडा। नोएडा में जब एक्सटेंड करा तो नोएडा से उसको नोटिस आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी सेल, जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है वो आप पे करो। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कॉरेस्पॉन्डेंस करती रही कभी 1-2-3 साल तक कि वी आर कॉर्पोरेशन सो वी शुड गेट एग्जेम्पशन, वी आर जॉइंट वेंचर, लॉट ऑफ थिंग्स। बट यूपी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू नहीं करा था एग्जेम्पशन का। तो एक दिन उनके यहाँ बैंक को सीज कर लिया, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता पर अटैचमेंट कर लिया सीपी के बैंक को। तो अगले दिन उन्होंने सेटलमेंट कर दिया और टैक्स से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे कर दी। सो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इज द स्टेट सब्जेक्ट। Whichever state sale or consumption of electricity is happening, that state has to pay electricity duty. So this is about electricity duty. Every state, so बिहार गवर्नमेंट का इशू ये था कि उन्होंने कहा मेरे से कि सर अब हमारे पास तो जीएसटी हो गई है, so we want to enhance our revenue. What is the option available? तो मैंने बताया एक ऑप्शन आप भाई, ये आपके एक्सक्लूसिव डोमेन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तो बिहार गवर्नमेंट अमेंडेड बिहार इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2018 बना दिया गया और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इंपोज कर दी गई सो दैट रेवेन्यूज कैन बी जनरेटेड बाय फॉर बिहार गवर्नमेंट। सो हर स्टेट के अलग से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। तो गोवा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2012, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बाद आई है सारी। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पुरानी है 1958। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 2009। हरियाणा की, कर्नाटका की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2018, मेघालय की 1980, महाराष्ट्र 2016। दिल्ली में तो सर एनसीडी वाला ही है। दिल्ली का है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वैलिडेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैक्स एक्ट 2002, जहां पे कंजम्पशन और सेल हो रहा है वहां पे देना है। वहां ये इशू चल रहा है सर हाई कोर्ट में। ये 2022 में डिसाइड हुआ है मैटर त्रिपुरा हाई कोर्ट में। सो त्रिपुरा में ओएनजीसी अच्छा डिसाइड हो गया सर ये हाई पर त्रिपुरा में डिसाइड हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। वो परसुएसिव वैल्यू हो गया ओके क्योंकि त्रिपुरा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। सो वहां पे क्या हुआ, त्रिपुरा में ओएनजीसी एक जनरेटिंग कंपनी है, वो बिजली प्रोड्यूस कर रही है एंड वो एक्सपोर्ट कर रही थी असम को, सिलचर में बिजली उसकी जा रही थी। सो इन्होंने ओएनजीसी त्रिपुरा को वो भेज दिया, बिल भेज दिया फॉर ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। उन्होंने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने बोला इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अल्ट्रा वायस। If consumption and sale is happening in your state, then only you can charge electricity duty. Not when you are exporting power. अगर बाहर से कहीं से भी पावर आ रही है आपकी स्टेट में, क्या लिखा है वो कंजम्पशन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो सिमिलरली यहाँ पे मैक्स जो एमसीडी है वो गलत सही कर कह रहा है। वो जो वो वहां पे दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वो गलत दे रहे हैं। तो वो उनको क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके उसको सेटल करवा लेना। वो तो पैसे दे ही रहे हैं वैसे, तो गवर्नमेंट के उसमें जा रहा है। तो उनको या तो इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगा के बोलना है कि उनको रिस्पोंडेंट मतलब एक पार्टी बना लो, अगर नहीं बनाया है तो ठीक है। सो 53 इज जो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे डिस्कशन में
अब आपको याद रहेगा आप लोगों को कि जो एंट्री 53 है स्टेट लिस्ट की, वो इम्पोर्टेंट है, वो याद रहनी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी स्टेट लिस्ट का पार्ट है। और यहाँ ये त्रिपुरा गवर्नमेंट ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा 2021 का डिसीजन है। गवर्नमेंट कांट लेवी ड्यूटी ऑन द पावर प्रोड्यूसर्स इंटर स्टेट सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस क्लॉज इज इलीगल। वो क्लॉज था उनकी ड्यूटी एक्ट में। ओके। दिस क्लॉज इज इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कौन सा कब का जजमेंट है सर? ये 2021 का है। ओके। ONGC वर्सेस त्रिपुरा। ONGC त्रिपुरा पावर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। ये क्वेश्चन आएगा सर, ये तो नहीं आएगा। ये नहीं आएगा। ये आएगा ही नहीं। 53 एंट्री तो पता होना चाहिए। लेकिन पता होना चाहिए यार। पता होना चाहिए। लग जाएगा लिख बात क्यों रहा है? क्रिटिकल एड हो जाएगा वो। नहीं होगा वो तो ठीक 4 पीस लॉस है। एक और चीज है वाटर टैक्स। सो स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है वाटर टैक्स लगाने का। एंट्री 70 सर, किसका? स्टेट का? स्टेट का है। तो सेंटर के पास इंटरस्टेट रिवर्स है और न्यूक्लियर पावर है, और स्टेट के पास इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एंड वाटर टैक्स है। वाटर टैक्स में उत्तराखंड से अगर कोई भी पावर आ रहा है, सिक्किम से आपके पास कोई भी पावर आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से कोई भी पावर आ रहा है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर से, तो उन्होंने सबने वाटर टैक्सेस लगा रखे हैं। हाइड्रो पावर की बात करें। हाइड्रो पावर वाटर, ठीक है। तो अब ये मैटर गया जैसे ही वाटर टैक्स लगाया है। 2012 में एक्ट बनाया इन्होंने, द उत्तराखंड वाटर टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्ट 2012। जैसे ही एक्ट बनाया तो सारे पावर प्लांट्स ने, सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स ने चैलेंज कर दिया उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, इन उत्तरांचल हाई कोर्ट। उत्तरांचल हाई कोर्ट में सारे जो अलकनंदा पावर, NHPC और THDC और भील गंगा हाइड्रो, जयप्रकाश पावर, स्वाति पावर, सबका ये कहना था कि आप ऑलरेडी यू आर टेकिंग 12% ऑफ रॉयल्टी फ्रॉम अस, 12% फ्री इलेक्ट्रिसिटी वी गिव यू, प्लस 1% डेवलपमेंट चार्जेस वी गिव यू। तो 13% तो हम हाइड्रो पावर दे ही रहे हैं आपको, जो भी बिजली आ रही है उसकी 13% हम आपको ही दे रहे हैं स्टेट को, बिकॉज यू आर द स्टेट जहां से ओरिजिनेट हो रही है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल लगेगा कि आपने उस समय जब एग्रीमेंट करा था, इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, तब उन्होंने उसमें आपने लिखा नहीं था कि हम वाटर टैक्स लेंगे। ये एज गुड एज टैक्सेस है। अब आपने नया एक टैक्स बना दिया है, द उत्तराखंड वाटर टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्ट 2012, तो इसलिए नल एंड वॉइड। सो दिस वेंट टू द उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो कहना था, नंबर 1, 2021 का जजमेंट है, स्टेट हैज लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू लेवी टैक्सेस ऑन वाटर फ्रॉम as per the constitution. Doctrine of estoppel is not available against state government in exercise of legislative, sovereign or executive function. The writ is dismissed. ठीक है? But now they have appealed, and appeal का जो decision है वो टाइम से भी आएगा, जब आएगा। और आज की सिचुएशन यही है। 2023 में हिमाचल प्रदेश ने वाटर टैक्स इंक्लूड करा है, उसको सब ने चैलेंज करा है शिमला हाई कोर्ट में, भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड इंक्लूडिंग। अब उसकी हियरिंग्स चल रही है, अब क्या डिसीजन आएगा उसमें देखने पड़ेगी क्या वाटर टैक्स का डिसीजन। सो नाउ वी आर क्लियर कि एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन क्या क्या है, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के बारे में, अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो जी, ठीक है। फिर कंजम्पशन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके पास पावर्स है? स्टेट। ऑलराइट। अब if the president signs, then the state act is valid in that state, overriding the central act. कौन से आर्टिकल में लिखा है? 254 Correct. So remember the articles. This is important. आर्टिकल 254 ओवरराइडिंग तक रहेगा स्टेट का, यदि प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सारे स्टेट के साइन है प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद अब राइट टू इन्फॉर्मेशन तो आप लोग को ईयर्स को पता है क्या है, ठीक है। एक चीज मुझे बताइए, कौन कौन सी अथॉरिटीज है जिन पे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है?
और क्यों नहीं है? क्या क्या कमीशन सर कौन सी अथॉरिटीज हैं जहां पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है? लास्ट शेड्यूल जो है लास्ट पेज इंटेलिजेंस सर्विस इंटेलिजेंस सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी जितनी भी है उनपे सब पे एप्लीकेबल नहीं है। पावर कंपनी डीआरटी है। कौन सी पावर कंपनी? पावर Atomic पावर की है। पावर डिस्कॉम्स हो गई नहीं एटॉमिक तो ये वाली जो जितनी भी लिस्ट है ये 26 की लिस्ट है, ठीक है? इस 26 लास्ट पेज सर कौन से लास्ट पेज ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सर ये नहीं मिला सर आपने दिया नहीं ये मिला नहीं सर अरे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अपने कंप्यूटर पे देखो यार। अरे मोबाइल पे मिल जाएगा यार, टेंशन मत ले तू, बहुत सारी यही आएगा। अच्छा लैंड का मैटर है, लैंड की कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है? आपने सबसे पहले एपीआईयू में एप्लीकेशन डाली। एपीआईयू क्या होता है? असिस्टेंट पब्लिक प्रोटेक्शन ठीक है। पीआईयू और एपीआईयू के ऊपर कौन होता है? पीआईयू पीआईयू के ऊपर कौन होता है? फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी। फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी। सो एपीआईयू पीआईयू तो साथ में वर्क करते हैं। फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी में आपकी अपील जाती है। सो आपने एपीआईयू से इंफॉर्मेशन मांगी लैंड की, आपकी गांव की लैंड है आपकी, और ही डिड नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू योर सेटिस्फैक्शन। सो आपने अपीलेट फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी में अपील फाइल कर दी। सेकंड अपेलेट अथॉरिटी कौन सी होगी? सीआईसी कमिश्नर। कौन? सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होगी ना, यही तो बात है। अच्छा लैंड में हाँ नहीं आरटीआई एक्ट में आप कर रहे हैं वैसा बात करो लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, आरटीआई की बात कर रहा हूँ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात कर रहा हूँ। आपकी जमीन है गांव में, उत्तर प्रदेश के गांव में आपकी जमीन है कहीं, आपको उसका खसरा खतौना नहीं मिल रही, खतौनी नहीं मिल रही है, आपने एप्लीकेशन डाल दी। सही कह रहे थे, स्टेट का सब्जेक्ट है नहीं ना। हो गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई चीज स्टेट की सब्जेक्ट है या सेंटर की सब्जेक्ट है। अगर सेंटर की सब्जेक्ट है तो फिर सीआईसी में जाएगा, नहीं तो फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएगा। ये डिस्टिंक्शन। एक तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में शेड्यूल अपन देख लेंगे एक बार, शेड्यूल देख करके ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्टेड, राइट सर। ठीक है? हाई क्लास ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्टेड है तो जनरली क्वेश्चन यही आता है मैक्सिमम कि भाई कौन सी क्या ये क्लास हु इज एग्जेम्प्टेड, तो आपको पता चल जाएगा ये एग्जेम्प्टेड है या ऑल द अबव, इस तरह से एग्जेम्पशन होता है। नेक्स्ट आएगा कि अगर इफ समबडी, अब चलो अब हमें एग्जेम्पशन का तो हमने आउट कर दिया, बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास जाएगा कि या सीआईसी के पास जाएगा। तो आपको ये क्लियर रहना है कि अच्छा ये स्टेट सब्जेक्ट तो स्टेट के पास जाएगा, सेंटर का सब्जेक्ट सेंटर के पास जाएगा, ठीक है? लेकिन थर्ड इशू एक चीज और भी है कि इफ नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अगर कोई इंफॉर्मेशन डिनाई करनी है तो किस सेक्शन में वो एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं? 8 और 9 सेक्शन 8 ये वाला जो है ना, ये आपको याद रखना है सेक्शन 8 कि ये वाला एग्जेम्पशन डिनाई का प्रोविजन है और वो आपको मार्क करना है कि इसमें ये एग्जेम्पशन, क्योंकि मैक्सिमम जो यूज होता है ये सेक्शन जब भी आप माइंड अप्लाई करते हो तो आप क्या, जब जैसे अब मैं एक रिप्लाई देता था तो मैं सेक्शन 8 को खोल लेता था, पहले दिखता था कि इसमें फॉल करता है, फॉल करता है, फॉल करता है, फॉल करता है। गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा यूज होता है डिनाई में। अगर नहीं फॉल करता तो फिर बोलते कि अभी तो देनी है, अदरवाइज तो फिर फॉल करता है तो वो आप लिख देते, नहीं तो फिर टाइम सीक कर लो कि भैया टाइम दे दो। और तो ये स्ट्रैटेजी तो यही रहती थी। आप लोग पता नहीं कैसे स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, पर हमारे तो वो चेकलिस्ट थी तो हम उस चेकलिस्ट को भरते थे और फिर सबको ट्रेनिंग दे देते थे कि इसको, इस चेकलिस्ट को देखो, और अगर बाय चांस डिले हो रहा है तो आप कुछ ना कुछ लेटर लिख दो कि इट इज भाई बल्क डॉक्यूमेंट है, Voluminous है, लेट है, करना है, वॉल्यूमिनस खाली है। लिफाफा भेज दो सर, हाँ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खाली लिफाफा भेज दो, वो भी चलता है। अच्छा हमने दे दी इन्फॉर्मेशन। नहीं, नहीं पर वो आपके वो- पास तो अपनी रखनी पड़ेगी ना यार। वो तो रख लो ना, नंबर शुरू आगे रख लो एक, और हाँ। उसमें 10 दिन का 15 दिन का टाइम मिल जाएगा आपको, तब उसमें कॉल लेट कर दो। हाँ तो वो भी चाहिए होता है, पर बेटर है कि टाइम ही ले लो ना। बोल दो कि वो बहुत ओल्ड इन्फॉर्मेशन है या मिसप्लेस हो गई है, वी आर सर्चिंग फॉर इट, उसमें क्या दिक्कत है? ये थोड़ी मना करा है सीआईसी ने। नहीं, या ज्यादातर ऐसे कहता है आप इंस्पेक्शन पे आ जाओ, हाँ वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट है, देख ले भाई फाइलें सारी। सो आर्बिट्रेशन और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आज डिस्कस किया है पूरा का पूरा। तो कितना भी कॉम्प्लेक्स मैटर हो उसका, आप लोग यू विल बी एबल टू सॉल्व एंड अंडरस्टैंड कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट कैसे एक साथ वर्क करता है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कैसे करता है, या फिर कौन सा स्पेशल एक्ट है, कौन सा
फिर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कौन अपॉइंट करेगा, किस केस में कौन अपॉइंट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अपॉइंट करेंगे कि हाई कोर्ट करेगा, तो वो हम लोग ने काफी लेंथ में डिस्कस कराया है। उसके बाद अगर लैंडमार्क की जजमेंट की बात होती है तो लैंडमार्क जजमेंट वो 3 है लैंडमार्क जजमेंट जो मैंने लिखवाए हैं एनर्जी आर्बिट्रेशन। फर्स्ट लैंडमार्क जजमेंट क्या है, गुजरात ऊर्जा विकास निगम वर्सेस एसआर पावर। मैक्सिमम डिस्कशन जब भी एनर्जी आर्बिट्रेशन का स्टार्ट होता है और खत्म होता है तो इस जजमेंट से शुरू होता है और खत्म होता है। बाकी जजमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, गुजरात ऊर्जा विकास निगम वर्सेस एसआर पावर। कौन सी ईयर की थी सर? ये 2008 का जजमेंट है। फिर उसके बाद एक चीज और है जो सेक्शंस 3 मैंने डिस्कस करे थे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के, वो इम्पोर्टेंट है। जो आर्बिट्रेशन के सेक्शन कौन कौन से हैं? 79 या 89 या 29 या 83 और 150 150 तीनों सेक्शंस है, ये इम्पोर्टेंट सेक्शंस है तो वो आप देख लें। फिर उसके बाद we can say कि और इश्यूज गुजरात ऊर्जा विकास निगम में ये भी क्लियर रहता है इशू कि उसके बाद भी अगर ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स को कि हाई कोर्ट जाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट इशू है जो कई बार डिस्कस होता है। लेट अस डिस्कस दिस एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। तो इसको बिल्ड अप क्या है, ये कैसे होता है, ये बस ये बता दो ना मैं इससे भी तो हो जाएगा। एमएसएमई एक्ट के बारे में कौन बता सकता है मुझे? सेक्शन 9 में तो यस So, for the development of nation, after liberalization, one of the most important aspect was that small, medium, and micro enterprises should grow. Micro, small and medium, और क्यों grow करना था उनको? इसलिए grow करना था कि 60% of the employment is given by these institutions. दूसरा, बहुत few large companies से इंडिया डेवलप कंट्री नहीं बन सकता। We need more large companies actually। और जो more large company आएंगे वो कहाँ से आएंगे? वो MSME से ही आएंगे। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, उस एक्ट का नाम था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। और उस एक्ट में एडिशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई उनको। एडिशनल फैसिलिटीज में उनकी एक रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, और वो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो एमएसएमई सेक्टर की थी वो ये थी कि आपकी पैसे की देनदारी मिलती नहीं थे पैसे। सो पावर से, और सबसे ज्यादा उनको जो प्रॉब्लम थी पावर सेक्टर से मैक्सिमम। सो डिस्कॉम, ट्रांसमिशन कंपनी, जनरेटिंग कंपनी, दे वर नॉट ऑल कोई एमएसएमई नहीं, ठीक है। और उनके वेंडर्स जो हैं वो तो सप्लाई तो कर देते थे गुड्स, लेकिन वो पैसे 3 महीने बाद, साल भर बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद वो बंदा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के चक्कर काट रहा है वेंडर एंड लगा हुआ है, मतलब ही इज नॉट गेटिंग, और मतलब बेचारे ने सर्विस भी दी है और फिर उसको वो क्रेडिट भी दे रहा है पावर सेक्टर को। ये सुनने में दुख हो सकता है हमें क्योंकि हम सब पावर सेक्टर के लोग हैं, लेकिन आप उस बंदे का सोचो जो माइक्रो एंटरप्राइज है या स्मॉल एंटरप्राइज है, मीडियम एंटरप्राइज है, बेचारे ने कोई भी वेंडर हो छोटा, उसने स्टेशनरी प्रोवाइड कर दी, ठीक है, या कोई इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, या कुछ ऑयल प्रोवाइड कर दिया, ट्रांसमिशन जो भी वायर्स प्रोवाइड कर दिए, मीटर्स प्रोवाइड कर दिए। अब आप उसका पैसा अगर 1 साल बाद दोगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी होता है ना। हाउ विल ही री इन्वेस्ट एंड ग्रो? बूटस्ट्रैपिंग कैसे करेगा वो? अब ये कंप्लेंट कंटिन्यूअसली आ रही थी एंड स्पेशली पावर सेक्टर वाज लार्ज एंटिटी। पावर सेक्टर एमएसएमई में कहीं भी फॉल नहीं करता। अब कुछ कंपनीज फॉल कर रही हैं, बट पहले तो द एंटायर पावर सेक्टर डिड नॉट फॉल इन एमएसएमई। पावर सेक्टर के अगेंस्ट ग्रीवेंस थी एमएसएमई, इसको रिजॉल्व करना गवर्नमेंट को बहुत जरूरी था। सो गवर्नमेंट ने एक स्कीम प्रोवाइड करी जहां पे इसको बोलते हैं एमएसएमई का आर्बिट्रेशन।
सो फॉर एग्जांपल 45 एक टाइमलाइन बनाया कि विद इन 45 डेज सो भाई लॉ तो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एमएसएमई, लॉ है फॉर नेशनल इंटरेस्ट। लॉ इसलिए बनाया गया है कि एमएसएमई में सर्कुलेशन और वर्किंग कैपिटल रुके नहीं, बूटस्ट्रैपिंग को फटाफट कर सके, और जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं इंक्लूडिंग पावर इंडस्ट्री दे पे देम इन टाइमली बेसिस। जिस तरह से सैलरी वो प्रोवाइड कर रही है अपने एम्प्लॉयज को, वैसे ही वो टाइमली 45 डेज के विद इन पेमेंट कर दे एमएसएमई को। अब इसमें इश्यूज, क्योंकि वी आर फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड एंड वी हैव टू डिफेंड द पावर सेक्टर, सो वी विल फाइंड आउट मेनी वेज कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या इश्यूज हैं, बट मे बी वी कैन एजुकेट द टीम आल्सो एंड से कि भाई एमएसएमई में आप ट्रेनिंग ले लो, आप कम से कम जो भी बिल है आप 10 दिन में जो ऑब्जेक्शन लेना है ऑब्जेक्शन उठा लो, वरना हमें डिफेंड करने में मुश्किल पड़ जाती है। 2020 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ जिसने एमएसएमई सेक्टर को जगा दिया एक्चुअली, और वो डिसीजन ये हुआ डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। और जैसे ही डेफिनेशन एमएसएमई की चेंज हुई तो सडनली केसेस पूरे इंडिया में एमएसएमई में स्पेशली कंसिलिएशन केसेस और आर्बिट्रेशन केसेस बढ़ गए, और वो डेफिनेशन इस तरह से चेंज हुई कि जो टर्नओवर है और वो चेंज कर दिया गया एमएसएमई का डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन में माइक्रो हो गया 5 करोड़ अप टू 5 लेस देन 5 करोड़, स्मॉल हो गया टर्नओवर अप टू 5 to 50 करोड़, एंड मीडियम टर्नओवर अप टू 50 to 250 करोड़। उसको बोल दिया था। अब ये जो ट्रेडिशनली हम सोचते थे माइक्रो मीडियम, ये बहुत उससे आगे चला गया एक्चुअली। बहुत सारे कवर हो गए। हाँ, सो अब स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज इसके पार्ट बन गई है, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के। तो अगर किसी का 50 करोड़ का टर्नओवर है तो उसके पास कैपेसिटी है लीगल एक्शन लेने की, जबकि शुरू में जब 4-5 करोड़ था तब तक तो बंदा आता ही उनके सामने बोल रहा था भाई हम ना मैनेज कर लेंगे किसी तरह से। तो इसके लिए ये स्टेप इसलिए लिया गया था कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए फिर अब मुहिम चली कि इंडिया के हमें एमएसएमई को स्ट्रॉन्ग बनाना है और उनकी रेवेन्यू साइकिल इंप्रूव करनी है, उनकी पेमेंट साइकिल इंप्रूव करनी है। सो दिस इज द डेफिनेशन व्हिच वाज चेंज्ड। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है डेफिनेशन से रिलेटेड कि भाई व्हाट इज द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। तो जनरली बंदा ये पूछेगा, और ये नॉर्मल क्वेश्चन लीगल फैटर्निटी में भी, क्या मैं एमएसएमई में फॉलो करता हूँ कि नहीं करता हूँ, सिंपल सी बात है। तो आप बोलोगे ये डेफिनेशन है, पर प्लस आप एक काम करो रजिस्ट्रेशन करवा लो भाई, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ये एक इशू आता है। दूसरा इशू ये आता है कि अगर कंसीलिएशन के लिए, पेमेंट रिकवरी के लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है तो आपको कहाँ फाइल करना है, व्हाट इज द फोरम वेयर यू हैव टू फाइल। सो देयर इज एमएससी, मीडिएशन काउंसिल या फैसिलिटेशन काउंसिल बोलते हैं उसको। सो फैसिलिटेशन काउंसिल में आपको फाइल करनी है। एवरी स्टेट क्रिएट्स अ फैसिलिटेशन काउंसिल, ठीक है। सो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल में कंसिलिएशन हैज टू बी डिसाइडेड इन 60 डेज। 60 डेज में अगर कंसिलिएशन डिसाइड नहीं होती, डेट 1 2 3 4 5 जितनी भी लगे, देन इट इज रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 19। एमएस की फैसिलिटेशन काउंसिल और जो आर्बिट्रेशन होता है एमएसएमई एक्ट के अंदर में, इट ओवरराइड्स द आर्बिट्रेशन। It has been decided, and whatever decision has been given by award is given by arbitration tribunal under MSME Act. That award में से if you want to file an appeal or challenge the award, then 75% has to be deposited. वो डिपॉजिटेड आपने मुझे बताया कि डिस्ट्रिक्ट जज में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना पड़ता है। वो जो है जो ऑब्जेक्शन जाएंगे वो डिस्ट्रिक्ट जज को ही जाएंगे अंडर 34 आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन। नहीं होगा। नहीं, पर वो तो डिपेंड करता है ना, अगर दिल्ली में पिक्यूलियर जुरिसडिक्शन है तो वहां जाएगा हाई कोर्ट में। अगर जैसे बाकी स्टेट में, एमपी में डिस्ट्रिक्ट जज के पास हर स्टेट की अलग-अलग सो हमने प्रोबेबल जो डिस्कशन होने थे क्वेश्चंस के, वो पूरे के पूरे डिस्कस कर लिए, ठीक है। यू ऑल आर कॉम्पिटेंट टू आंसर एनी क्वेश्चन एंड वही सर वन बाय वन एक एक करके ऐसे नहीं। सो व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सीईए? स्टैंडर्ड्स बनाना। स्टैंडर्ड किसके लिए स्टैंडर्ड बनाना? मीटरिंग के लिए स्टैंडर्ड बनाना, यस, मीटरिंग के लिए, ठीक Safety है। के। और फिर सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड बनाना, फिर
ग्रिड के सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना है? हाँ हाँ। एडवाइस है ना एडवाइस कर नहीं अरे सर कौन आंसर कर रहा है भैया? आंसर करो ना। सर सब कर देंगे आप सब उसको नहीं करना वो सुन लेगा। ठीक है तो और क्या करना है? और तो बस कुछ नहीं करना सर। एडवाइस करना किसी को भी जरूरत है। ओके ठीक है व्हाट आर द इंटरस्टेट लाइसेंस हो गया नहीं व्हेन वाज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एनफोर्स्ड? 2003 फर्स्ट फर्स्ट इज 1910 1910 फर्स्ट 19 अरे 1910 कहां से? 2003 का act। एक्टिव हाँ। 2003 में सही बोला ठीक है फिर ऑप्शन 9 उसमें सो हु हैज द पावर टू ग्रांट? आप सर बोलना। अगर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन बिछानी है तो किसके पास पावर से ग्रांट करने की लाइसेंस? सीआरसी ऑल राइट ठीक है। किसी को अगर ओपन एक्सेस से इलेक्ट्रिसिटी अपनी ट्रांसफर करनी है तो उसको क्या चार्जेस देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ड्यूटी, ड्यूटी देनी पड़ती है और मीटिंग चार्जेस, क्रॉस सब्सिडी क्रॉस सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडी चार्जेस क्रॉस सब्सिडी चार्जेस और स्टेट कमीशन में डिटरमाइन एनी अदर चार्जेस आल्सो। जैसे बहुत सारे अदर भी चार्जेस होते हैं ना तो वो स्टेट कमीशन डिटरमाइन कर सकता है चार्जेस। ठीक है इसका सर केस लॉ भी था ना, क्या था उसका नाम? केस बोलो ना मैडम क्यों इतना काम हो रहा है? तो क्रॉस सब्सिडी Any चार्जेस other या determined by ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट अगर कोई है या जो भी बाकी चार्जेस है वो पे करने पड़ते हैं। ठीक है विद इन द स्टेट अगर लाइसेंस देना है ट्रेडिंग का तो कौन देगा? SCRC। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पुराने एक्ट में इंडियन पीनल कोड में कौन से सेक्शन में आती थी? 378 वेरी नाइस 337 एंड 3048 337 एंड 3048 304 ये नेग्लिजेंस 304 है नेग्लिजेंस थेफ्ट बोल रहे हैं सर ना? थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आईपीसी 303 इंडियन पीनल कोड सर आप कौन आईपीसी का कौन कौन सा 337 एंड 3048 30 337 3048 304 वो तो नेग्लिजेंस 304 क्या होगा? तो बोल रहे हैं वो नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस अच्छा इलेक्ट्रिक के केस के लिए 304 नेग्लिजेंस हो गया डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस हो गया 337 और 30 इलेक्ट्रिक चार्ज है चार्ज कौन से चार्ज थेफ्ट मैंने सुना ठीक है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अरे वो ठीक है नेग्लिजेंस इलेक्ट्रिसिटी 308 है 308 है 337 ठीक है Next. कैप हाँ सर बताओ कैप्टिव पावर प्लांट में कितने परसेंट होना चाहिए 26 हाँ कितना कंजम्पशन होना चाहिए कैप्टिव यूजर मोर देन more than 50. ठीक है ओके ठीक है सर आप बताओ भाई क्या इंटरेस्ट अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन अपॉइंट करता है? सेंटर ऑल राइट सर रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर के फंक्शंस क्या क्या हैं? ऑप्टिमम शेड्यूलिंग एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and coordination between the and coordination between the state State, and SADC. रीजनल Yes. ठीक है हाँ सर इरिटा का रोल क्या है? इरिटा क्या है? फंडिंग एजेंसी हाँ किसको फंडिंग करती है? Solar meaning solar law. renewable energy. हाँ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है सर where the state government has to endeavor to follow policy वो कहाँ लिखे हुए हैं? DPSP part 4. राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 21. Sir, ये last second last question क्या था? जो स्टेट पॉलिसी है वो कहाँ पे लिखी हुई है? So which part of the constitution state policy to be followed is written? These two? पार्ट In the constitution of part. India. राइट टू प्रिंसिपल टीपीएसपी पार्ट 4 ठीक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड है? 32 and 26. 32 ऑल राइट सर
मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से केस में पता है? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कहाँ आती है? स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट है? स्टेट पक्का ना? हाँ स्टेट अच्छा है। ठीक है, और जैसे ड्यूटी पूछ रहा है ना एक्चुअली इसलिए। ठीक है। कैन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रेफर मैटर्स फॉर आर्बिट्रेशन? यस Yes. ओपन एक्सेस के केस में? कंज्यूमर केसेस में नहीं, इसकी हाई केस में हाई कोर्ट कोर्ट। High ओपन court. एक्सेस कंज्यूमर्स के केस में हाई High court. ओके ठीक है। एमएसएमई के केस में कितना इंटरेस्ट चार्ज होता है? 18%. Compoundable half एक्ट में yearly. कितना लिखा है? 80% compounding. कंपाउंड। Compounded half yearly. Up to 24%. 3 times of the bank rate notified by Reserve Bank of India. Complete है, complete. पता नहीं